यार, कभी सोचा है टाइम को कंट्रोल करना पॉसिबल है या नहीं? अगर एक इंसान अपनी जिंदगी का हर पल परफेक्टली प्लान करे तो क्या वो टाइम को हरा सकता है? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही कहानी की जिसमें एडवेंचर भी है, थ्रिलर भी और एक ज़बरदस्त मैसेज भी। ये कहानी है अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज की, जो सिर्फ एक सफ़र नहीं बल्कि एक सोच बदलने वाला तजुर्बा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी एक बहुत ही अजीब और इंटरेस्टिंग आदमी की है, फिलियस फॉग। एक ऐसा इंसान जो ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता, बहुत शांत रहता है और जिसकी लाइफ एकदम परफेक्ट रूटीन में चलती है। लेकिन एक दिन वो एक चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, पूरी दुनिया का चक्कर सिर्फ 80 दिनों में लगाना। सुनने में इजी लगता है ना, लेकिन दोस्तों ये सिर्फ एक सिंपल सफ़र नहीं था। ये एक ऐसा एडवेंचर था जो हर मोड़ पर एक नई सरप्राइज के साथ आता गया। ये नॉवल इतनी फास्ट पेस्ड है कि आपको लगेगा जैसे आप भी फॉग के साथ सफ़र कर रहे हो। हर नए शहर में नए लोग, नए चैलेंजेस और नए एडवेंचर्स। कभी किसी जंगल में फंस गए तो कभी ट्रेन छूट गई, तो कभी किसी ने मदद की, तो कभी किसी ने धोखा भी दिया। लेकिन एक चीज़ जो हर वक्त इनसे चिपकी रहती थी वो था टाइम, जो हर वक्त सिर पे लटकी एक तलवार की तरह था। अगर एक पल भी डिले हो गया तो पूरा प्लान खत्म। इस कहानी का सबसे बड़ा हीरो या विलन कोई इंसान नहीं बल्कि खुद टाइम है। कभी लगता है कि टाइम उनका साथ दे रहा है तो कभी लगता है कि टाइम हाथ से फिसल रहा है। जब भी फॉग और उसकी टीम को लगता है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है, तभी कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ जाती है। ट्रेन मिस हो गई, शिप जल्दी निकल गया या कोई और डिले। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आता है जब आखिर में पता चलता है कि उन्होंने एक और दिन जीत लिया है। लेकिन ये सफ़र सिर्फ एक चैलेंज जीतने का नहीं था, बल्कि एक इंसान के अंदर की बदलाव की कहानी भी थी। फॉग जो एक अकेले और रिजर्व्ड इंसान थे, इस सफ़र के दौरान दोस्ती का मतलब समझते हैं, प्यार का एहसास करते हैं और एक नए इंसान के रूप में वापस आते हैं। ऑडा के साथ रिश्ता, पेसेबटोर की दोस्ती, ये सब दिखाता है कि ज़िंदगी सिर्फ प्लानिंग और डिसिप्लिन से नहीं चलती, इमोशंस और रिलेशनशिप भी उतने ही ज़रूरी हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सफ़र पैसे के लिए नहीं था। फॉग का असली मकसद था अपनी इज्जत बचाना। उसे रिफॉर्म क्लब के लोगों को दिखाना था कि जो कह दिया वो करके दिखाएगा। और सबसे बड़ी बात, इस सफ़र में वो अपनी आधी से ज़्यादा दौलत खर्च कर देता है, लेकिन उसे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके लिए इज्जत और वेजर सबसे बड़े थे। वेजर यानी होता है शर्त। ये एक पावरफुल मैसेज है कि ज़िंदगी सिर्फ पैशन के लिए नहीं जीनी चाहिए, कभी कभी खुद को प्रूव करना भी ज़रूरी है। ये कहानी शुरू होती है रिफॉर्म क्लब में, जहाँ फिलियस फॉग और उसके दोस्त थॉमस फ्लैनेगन, सैमुअल वैलेंटिन और जॉन सुलिवान आग के सामने बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। फॉग एक बहुत ही डिसिप्लिन और प्रिसाइज आदमी है जो हर शाम रिफॉर्म क्लब जाता है, जहां शहर के सारे अमीर लोग आते हैं और शाम को चिट चैट डिस्कशन करते हैं, अपनी माइंड को फ्रेश करते हैं। उस दिन सब वहां बैठकर बैंक रॉबरी की बात कर रहे थे। तभी एक ज़बरदस्त डिस्कशन चालू होता है। फॉग का मानना था कि दुनिया का पूरा चक्कर 80 दिन में लगाना पॉसिबल है, लेकिन उसके दोस्तों को लगता है कि कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम ज़रूर आएगी जो पूरे प्लान को बिगाड़ देगी। इस आर्ग्यूमेंट की वजह से एक चैलेंज बनता है, एक वेजर यानी शर्त 20,000 पाउंड्स की, जो बहुत ज़्यादा पैसा है। फॉग ये शर्त एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है कि मैं पूरी दुनिया का चक्कर 80 दिनों में लगा कर दिखाऊंगा। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो आपको सीट से हिलने नहीं देगी। फॉग अपनी जर्नी की शुरुआत अपने असिस्टेंट पेसेबटोर के साथ करता है। वो दोनों भी लोग दुनिया का चक्कर 80 दिन में लगाने वाले थे। तभी हमें एक नया कैरेक्टर दिखाया जाता है, डिटेक्टिव फिक्स को लगता है कि फॉग ही वो शातिर चोर है जिसने बैंक ऑफ इंग्लैंड लूटा है। इस वजह से फिक्स उसके पीछे लग जाता है
और शुरुआत से ही उसको पूरी जर्नी में फॉलो करता है। उसे बस एक ऑर्डर चाहिए था ताकि वो फॉग को अरेस्ट कर सके। वो हर जगह फॉग के लिए कठिनाइयाँ डालने की कोशिश करता है। कहानी का एक ज़बरदस्त ट्विस्ट ये है कि सिर्फ रीडर्स ही नहीं बल्कि फॉग का असिस्टेंट पैसापेटॉट भी एक टाइम पे सोचने लगता है कि शायद उसका मालिक सच में चोर हो। फॉग अपने जर्नी की शुरुआत ब्रिंजी से करता है, फिर वो सुएज जाता है, फिर वो मुंबई जाता है। और जब वो मुंबई घूम रहा था तब उसे एक लड़की मिलती है, एक प्रिंसेस जिसका नाम ऑडा था, जिसका पति मर चुका है और उसे सती प्रथा के लिए लेके जा रहे हैं सब। पहले के टाइम पर अगर किसी औरत का हस्बैंड मरता था तो उस औरत को उसके पति के बॉडी के साथ जिंदा जला दिया जाता था। सभी लोग ऑडा को भी जिंदा जलाने जा रहे थे। तभी वहाँ फॉग पहुँचता है और ऑडा को बचा लेता है और भगाकर अपने साथ ले आता है। अब यहाँ से ऑडा भी उनकी जर्नी का एक पार्ट हो जाती है। भले ही ये करने में उसके 12 घंटे वेस्ट हो गए थे, लेकिन फॉग को कोई गम नहीं था क्योंकि उसने एक लड़की की जान बचाई थी। फिर वो कोलकाता, हांगकांग, योकोहामा, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क और लास्ट में लिवरपूल तक पहुंचते हैं। हर जगह नए लोग, नए कल्चर और नए चैलेंजेस मिलते हैं। और जैसे ही फॉग लंदन वापस आने वाला होता है तब फिक्स उसे लिवरपूल में अरेस्ट कर लेता है। अपने मंजिल के इतना करीब होने के बाद उस तक पहुंच ना पाना और टाइम भी बहुत कम बचा था। अब क्या फॉग अपनी जर्नी पूरी कर पाता है 80 दिनों में, क्योंकि वो तो अभी जेल में है। अब ये तो हमें हमारी मेन कहानी में पता लगेगा। अभी तक जो हमने देखा वो सिर्फ एक समरी थी नॉवल की, और अब यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है। फिलियस फॉग जेल में था, कस्टम हाउस के एक छोटे से कमरे में बंद, जहाँ से उसे अगले दिन लंदन ले जाने का प्लान था। लंदन के जेल में पैसापेटॉट ने जब अपने मालिक को गिरफ्तार होते देखा तो उसका गुस्सा आसमान छू रहा था। अगर पुलिस वाले उसे रोकते नहीं तो शायद वो पटक के मार देता फिक्स को। ऑडा एकदम शॉक में थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि फॉग पर ऐसा इल्ज़ाम कैसे लग सकता है। पैसापेटॉट ने उसे बताया कि कैसे फिक्स ने उनका पीछा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसे लगता है कि फॉग एक चोर है। कंफर्म भी नहीं है वो। ऑडा का दिल इस बात को स्वीकार कर ही नहीं रहा था। एक ईमानदार और बहादुर इंसान पर एक ऐसा इल्ज़ाम, उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। दूसरी तरफ फिक्स अपने फ़र्ज़ को निभा रहा था। उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि फॉग सच में एक चोर है या नहीं। उसके पास सिर्फ एक काम था, अरेस्ट करना। लेकिन पैसापेटॉट का दिल गिल्ट से भर गया। क्या ये सब उसकी गलती थी? अगर उसने अपने मालिक को फिक्स के इरादों के बारे में पहले ही बताया रहता तो शायद ये सब नहीं होता। वो इतना दुखी हो गया कि उसे लगता है कि अब जीने का कोई मतलब ही नहीं है। ऑडा और पैसापेटॉट दोनों भी जेल के बाहर खड़े थे, बिना खाना खाए, बिना कहीं जाए, सिर्फ इस उम्मीद में कि एक बार अपने मालिक से मिल सके। अंदर फिलियस फॉग एक लकड़ी की बेंच पर बैठा था। ना कोई गुस्सा, ना कोई शिकायत, एकदम शांत। लेकिन क्या अंदर ही अंदर वो गुस्से से भरा हुआ था? कोई नहीं जानता। उसने अपनी घड़ी देखी, एक एक सेकंड को गुजरने दिया। समय जैसे उसकी किस्मत का फैसला कर रहा था। अगर वो ईमानदार था तो वो बर्बाद हो चुका था, और अगर वो सच में एक चोर था तो वो पकड़ा जा चुका था। क्या उसने एस्केप करने के बारे में सोचा? हो सकता है। एक बार उसने अपने छोटे से कमरे में चक्कर भी लगाया, लेकिन दरवाज़ा लॉक था और खिड़की पर लोहे के रॉड लगे थे। उसने अपनी पॉकेट से अपना जर्नल निकाला। उसमें लिखा 21 दिसंबर, सैटरडे, लिवरपूल, 18th डे, 11:40 AM। यानी कि आज आखिरी दिन था और वो अपने मंजिल के इतना करीब होने के बावजूद पहुंच नहीं पाया। फिर बस इंतज़ार। दोपहर का 1 बज गया। उसने देखा कि कस्टम हाउस की घड़ी
उसकी घड़ी से 2 घंटा पीछे चल रही थी। 2 घंटे। अगर अभी भी कोई तरीका होता एक्सप्रेस ट्रेन लेने का तो शायद लंदन पहुंचने का एक चांस हो सकता था। और तब भी एक आवाज़ आई। बाहर कोई शोर हो रहा था। फिर अचानक से दरवाज़ा खुला। पासपोर्ट भागते हुए आया। साथ में ऑडा और डिटेक्टिव फिक्स भी थे। फिक्स की हालत ख़राब थी। उसका सांस फूल रहा था। सर मुझे माफ़ कर दीजिए, एक गलती हो गई। असली चोर तो 3 दिन पहले ही पकड़ा गया। आप अब आज़ाद हैं। फॉग खड़ा हो गया। उसने फिक्स की तरफ देखा और उसके चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं था। फिर एकदम से बिना किसी वार्निंग के फॉग ने अपने हाथ पीछे किए और एक ज़बरदस्त पंच में फिक्स को नीचे गिरा दिया। जैसे ही फिक्स को जोर का पंच लगता है, पासपोर्ट जोश में चिल्लाता है, वाह क्या पंच मारा है, बिल्कुल इंग्लिश मुक्के का सही इस्तेमाल। फिक्स जो अब तक ईगो में था, चुपचाप ज़मीन पर पड़ा रहा। उसको जो मिलना चाहिए था वो मिल गया। फॉग ने बिना कोई वक्त गवाए ऑडा और पासपोर्ट के साथ कस्टम हाउस छोड़ा। जैसे ही वो एक टैक्सी में बैठे, उनका एक ही एम था, लंदन पहुंचना। क्योंकि आज अगर 8:45 PM तक वो रिफॉर्म क्लब नहीं पहुंचे तो वो बेट हार जाएंगे। स्टेशन तक आते ही फॉग ने एक एक्सप्रेस ट्रेन का पूछा। टाइम था 2:40 PM, लेकिन एक्सप्रेस ट्रेन 35 मिनट्स पहले ही निकल चुकी थी। ये सुनकर पासपोर्ट के चेहरे का रंग उड़ गया और ऑडा भी परेशान हो गई। अब क्या ये सफ़र यहीं ख़त्म हो गया? क्या ये सब एक बेकार की कोशिश थी? लेकिन फॉग ने बिना किसी टेंशन के स्टेशन मास्टर से एक स्पेशल ट्रेन का इंतज़ाम करने को कहा। पैसे की कोई कमी नहीं थी और जब उसने इंजीनियर को एक बड़े अमाउंट देने की बात की तो तुरंत एक हाई स्पीड इंजन रेडी किया गया। लेकिन एक और प्रॉब्लम थी। रेलवे के रूल्स के मुताबिक स्पेशल ट्रेन 3 PM से पहले नहीं निकल सकती। एक मिनट की कीमत थी और अब बस सिर्फ एक ही उम्मीद थी, ये ट्रेन बिना किसी रुकावट के 5 घंटे 30 मिनट में लंदन पहुंच जाए। जैसे ही ट्रेन अपनी मैक्सिमम स्पीड पर दौड़ी, सबकी आंखें सिर्फ गाड़ी पर थी। हर एक सेकंड एक नई टेंशन लेकर आता है, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। रास्ते में कुछ अनएक्सपेक्टेड डीले हो गए और जब ट्रेन लंदन के टर्मिनस पे पहुंची तब टाइम था 8:50 PM। फॉग ने दुनिया का चक्कर तो पूरा कर लिया, लेकिन सिर्फ 5 मिनट लेट। ये 5 मिनट उसके सपनों और जीत के बीच एक दीवार बन गई। वेजर हार चुका था। क्या ये उसके लिए सिर्फ एक नया मोड़ था या जीत अभी भी कहीं छुपी हुई थी? अब अगले दिन अगर सेविल रो के लोगों को ये बात बताया जाता कि फिलियस घर लौट चुका है तो शायद कोई भी विश्वास नहीं करता। सेविल रो वो जगह है जहाँ फॉग रहता है। घर के दरवाजे और खिड़कियाँ अभी तक नहीं खुली थी। कोई भी चेंज नज़र नहीं आ रहा था। एक अंधेरा छाया हुआ था। स्टेशन से निकलते ही फॉग ने पासपोर्ट से कुछ ज़रूरी सामान लाने को कहा और खुद घर लौट गया बिना एक वर्ड भी कहे। जिस इंसान ने अपनी हर मुश्किल का सामना अपनी शांत सोच और होशियारी से किया, वो आज हार चुका था। एक ऐसे मोड़ पर जहां जीत सिर्फ 5 मिनट दूर थी। एक गलत समय पर आई मुसीबत ने सब कुछ छीन लिया। डिटेक्टिव फिक्स की गलती ने उसका सब कुछ चुरा लिया। उसका पैसा, उसका फेम, उसकी इज्जत और उसके सपने सब चूर चूर हो गए। अब बचा ही क्या था? सिर्फ कुछ गिने चुने पैसे, और वो भी 20,000 पाउंड्स जो उसे रिफॉर्म क्लब के लोगों को देने थे। जो सपना एक एडवेंचर लग रहा था, अब एक ख़त्म होती कहानी लगने लगी। फॉग के मन में एक अजीब सी स्टिलनेस थी। कोई गुस्सा नहीं, कोई अफसोस नहीं, बस एक कामनेस। ऑडा ने महसूस किया कि ये शांति किसी बड़े फैसले की तरफ ले जा रही थी। पासपोर्ट भी टेंस था। कहीं फॉग अपनी हार से इतना टूट ना गया हो कि कोई भयानक कदम उठा ले। इंग्लिशमैन जब एक आइडिया में बन जाता है तो वो सुसाइड तक जा सकते हैं। उसने पूरी रात फॉग की देखभाल की। उसने देखा
80 दिनों से घर का गैस बर्नर जल रहा है। वो जाते टाइम गलती से चालू कर दिए थे उसे। पैसापाटोट ने तुरंत उसे बंद किया। उसे गैस कंपनी का एक बिल भी दिखाई दिया और उसने सोचा कि अब हमें अपने एक्सपेंस को कम करना होगा, खर्चे कम करने होंगे। सुबह हुई। फॉग ने सिर्फ एक बार पैसापाटोट को बुलाया, ऑडा का ब्रेकफास्ट लगाओ और अपने लिए एक कप टी और चॉप ले लो। लेकिन खुद नाश्ता नहीं किया और खाना भी छोड़ दिया। पैसापाटोट से रहा नहीं गया। उसने बोला, मुझसे गलती हुई है, मुझे श्राप दो, मुझे डांट लगाओ, लेकिन ऐसे चुप मत रहो। फॉग ने कामली कहा, मैं किसी को दोष नहीं देता, जाओ। पैसापाटोट का मन रिमोर्स से भर गया, यानी पश्चाताप से भर गया। फॉग ने उसे कहा कि ऑडा को बोल दो कि मैं शाम को उससे मिलना चाहता हूँ। जब पैसापाटोट ने ऑडा को ये कहा, वो मुझे आज शाम को मिलना चाहते हैं? जी मैडम, शायद आपकी आगे की कंफर्ट और प्रोटेक्शन के लिए। ऑडा बोलती है, ठीक है, वी शैल सी, यानी हम देखेंगे। फॉग का डिसीजन, क्या ये एंड है? पूरा दिन सेविल्रो का घर एकदम शांत पड़ा था। फॉग पहली बार अपने घर से रिफॉर्म क्लब नहीं गया, क्योंकि अब जाने का कोई मतलब ही नहीं था। वेजर हार चुका था, पैसे क्लब के लोगों के हाथ में जा चुके थे। लेकिन क्या ये हार सच में एक अंत था या कहानी का एक नया मोड़ अभी आना बाकी था? फिलियस फॉग के पास अब कहीं जाने का कोई रीज़न नहीं था, इसलिए वो अपने कमरे में बंद हो गया। पूरा दिन सिर्फ पेपर्स में उलझा रहा, जैसे अपनी बची खुची दुनिया को अच्छी हालत में छोड़ देना चाहता था। नीचे पैसापाटोट बहुत बेचैन था, बहुत टेंशन में था। बार बार सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, उतर रहा था, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। उसने चुपके से की होल से झांकने की कोशिश की, शायद कोई बड़ी प्रॉब्लम बस होने वाली हो, पर कुछ नहीं, सिर्फ एक गहरा सन्नाटा। पैसापाटोट का दिमाग सिर्फ डिटेक्टिव की तरफ जाता है, पर अब नफरत नहीं थी, सिर्फ शर्म और दुख। फिक्स ने तो बस अपना काम किया था, पर उसने अपने मालिक को धोखा दिया था। वो ज़्यादा देर अकेले नहीं रह सका। धीरे से ऑडा के कमरे में दरवाज़ा नॉक किया। अंदर जाके बिना कुछ कहे एक कोने में बैठ गया। ऑडा भी चुप थी, जैसे किसी गहरे सोच में डूबे हुए थे। अच्छा, हम कहानी के इतना आगे आ चुके हैं, तो ज़रा देखो तुम्हें कितना याद है। ये क्वेश्चन का आंसर तुम कमेंट में देना। डिटेक्टिव फिक्स कौन था और वो फॉग को क्यों अरेस्ट करना चाहता था? ऑप्शन सामने आ रहे हैं, अपने आंसर को कमेंट कर देना। और टेंशन मत लो, सारे क्वेश्चंस हम लास्ट में करने वाले हैं। इवनिंग में लगभग 7 बजे फॉग ने ऑडा के पास एक मैसेज भेजा, क्या आप मुझसे मिल सकती हैं? थोड़ी ही देर में दोनों सामने बैठे थे। आग जल रही थी, उसकी रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी। फॉग का चेहरा वैसे ही शांत था जैसे हमेशा रहता था, ना कोई मुस्कुराहट, ना कोई इमोशन। कई लंबे सेकंड्स बीत गए, फिर उसने ऑडा की तरफ देखा। मैडम, उसकी आवाज़ एकदम ठीक और स्टेडी थी। क्या आप मुझे माफ़ करेंगी कि मैं आपको इंग्लैंड ले आया? ऑडा का दिल तेज़ धड़क गया। मैं? मिस्टर फॉग? मुझे बात पूरी करने दीजिए। फॉग ने कहा, जब मैंने आपको यहाँ लाने का डिसाइड किया था, तब मैं एक अमीर आदमी था। मैं सोच रहा था कि अपनी वेल्थ का एक हिस्सा आपकी लाइफ के लिए यूज़ करूँगा, पर अब मैं बर्बाद हो चुका हूँ। ऑडा ने धीरे से कहा, मुझे पता है मिस्टर फॉग, पर क्या आप मुझे भी माफ़ कर सकते हैं? हो सकता है मैंने भी आपका टाइम वेस्ट किया हो और इस वजह से ही आप हार गए। आप वापस इंडिया नहीं जा सकती थी। फॉग ने कामली कहा, मैं ये होने नहीं दे सकता था। सब शांत हो गए। फिर ऑडा ने धीरे से कहा, तो आप सिर्फ मुझे एक सेफ जगह पहुंचाना चाहते थे, एक नया जीवन देना चाहते थे? हाँ मैडम, लेकिन किस्मत मेरे अगेंस्ट थी। अब जो थोड़ा सा बचा है वो भी आपका है। ऑडा बोलती है, फिर आपका क्या होगा?
फॉग की आवाज़ ठंडी थी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप अपनी किस्मत को कैसे देख रहे हो मिस्टर फॉग? जैसे हमेशा देखता हूँ। ऑडा थोड़ा आगे झुकी। पर एक अकेला इंसान कब तक जी सकता है? जो दुख एक इंसान को तोड़ सकता है, वो दो लोग मिलकर सहन कर सकते हैं। फॉग ने थोड़ी देर के लिए आंखें उठाईं। लोग ऐसा कहते हैं मैडम। और तब ऑडा उठ खड़ी हुई। उसने धीरे से फॉग का हाथ अपनी हाथों में लिया। मिस्टर फॉग, क्या आप एक साथी, एक दोस्त, एक लाइफ पार्टनर चाहेंगे? क्या आप मुझसे शादी करेंगे? फॉग एकदम स्टन्ड रह गया। एक अजीब चमक उसकी आंखों में आई। होंठ थोड़े कांप गए। ऑडा उसकी आंखों में देख रही थी, एक सच्चे प्यार और विश्वास की मुस्कुराहट के साथ। एक पल के लिए फॉग ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कुछ समझना चाहता हो। जब उसने फिर आंखें खोली तो पहली बार एक रियल एक्सप्रेशन उसके चेहरे पर आया। मैं आपसे प्यार करता हूँ। एक सिंपल, सीधा और सच्चा कन्फेशन। हाँ, मुझे भी आपसे प्यार है, और अब मैं सिर्फ आपकी हूँ। ऑडा का चेहरा एक नई चमक से भर गया। उसने फॉग का हाथ अपने दिल के पास रख लिया, जैसे ये उसके जीवन का सबसे प्रीशियस मोमेंट हो। अचानक पैसापाटोर दौड़ते हुए अंदर आया। जैसे ही उसने देखा कि फॉग और ऑडा हाथ थामे खड़े हुए हैं, उसका गोल मटोल चेहरा एकदम खुशी से खिल उठा। उसने बोला, शादी कल होगी, मंडे को। पैसापाटोर के चेहरे पे एक ऐसी स्माइल थी जो आज तक किसी ने नहीं देखी थी। फॉग ने ऑडा की तरफ देखा। क्या कल, मंडे को? ऑडा ने हल्का सा मुस्कुरा दिया। हाँ, कल मंडे को। और पैसापाटोर एकदम बिजली की तरफ भाग गया, रेवरेंड सैमुअल विल्सन को शादी की न्यूज़ देने, एक नए जीवन की तरफ, एक नए दिन की तरफ। लंदन के रात के 8:05 हो रहे थे। फिलियस फॉग ने अपने वफादार पैसापाटोर को एक ज़रूरी काम के लिए भेजा, शादी का बंधन जोड़ने के लिए। रेवरेंड सैमुअल विल्सन को बुलाना था। पैसापाटोर क्लर्जीमैन के घर के यहाँ पहुँचता है। वहाँ उसका वेट करता है। 10 मिनट बीत गए, 20 मिनट बीत गए, 30 मिनट बीत गए, कोई दिख ही नहीं रहा था। और तब भी पैसापाटोर एकदम भागते हुए निकला। उसका चेहरा उतरा हुआ था, उसके बाल बिखरे हुए थे, हाथ कांप रहे थे और उसकी टोपी कहीं खो गई थी। वो ऐसा दौड़ता आया जैसे उसकी सारी दुनिया बिखर गई हो। क्या मैटर है? फॉग ने एकदम शांति से पूछा। मास्टर, मास्टर, हिचकिचाते हुए पैसापाटोर ने बोला, मैरिज इम्पॉसिबल, 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 इम्पॉसिबल फॉर टुमारो। फॉग बोलता है, पर क्यों? तब पैसापाटोर ने बोला, क्योंकि कल संडे है, संडे। फॉग बोला, पगलाओ मत, कल मंडे है। नहीं सर, आज सैटरडे है, आज सैटरडे है और कल संडे है। इम्पॉसिबल पैसापाटोर। यस यस सर, सच्ची में ये पॉसिबल है, आज सैटरडे है। हमने एक दिन का मिस्टेक कर दिया। हम 24 घंटे अहेड है टाइम के, और बहुत कम टाइम बाकी है अब। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर पैसापाटोर ने एकदम से फॉग का कॉलर पकड़ा। सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं, सिर्फ 10 मिनट। और ये सुनते ही फॉग एकदम तूफान की तरह उठ खड़ा हुआ। एक पल में वो सेविल रॉ से रिफॉर्म क्लब की ओर दौड़ रहे थे। लंदन का माहौल तेज़ी से बदल चुका था। बस 3 दिन पहले फिलियस फॉग एक भगोड़ा था जिसे पूरी दुनिया की पुलिस ढूंढ रही थी, और अब वो एक बहादुर ट्रैवलर था जो टाइम से लड़ता हुआ अपनी जर्नी पूरी कर रहा था। न्यूज़पेपर में सिर्फ एक ही नाम था, फिलियस फॉग। रिफॉर्म क्लब में जिन्होंने भी शर्त लगाई थी उनके हाथ पसीने से भीग चुके थे, लेकिन चेहरे पर एक हल्की सी हंसी थी। 7:03 पर लिवरपूल से आखिरी ट्रेन लंदन पहुंच चुकी थी और अगले 1 घंटे में और कोई ट्रेन नहीं आने वाली थी। एंड्रयू बोलता है, बस 20 मिनट बाकी हैं, फॉग हार चुका है। तभी सैमुअल बोलता है, आप सब जानते हैं कि मिस्टर फॉग एकदम टाइम के पक्के हैं।
हो सकता है वो बिल्कुल टाइम पर आए। एंड्रयू बोलता है, अगर मैं उसे सामने भी देख लूँ तब भी विश्वास नहीं करूँगा। मगर बाहर भीड़ और बढ़ती जा रही थी और यहाँ फॉग एक टैक्सी रुकते हैं। बिना एक भी मिनट गंवाए वो तुरंत टैक्सी वाले को 100 पाउंड्स का वादा करते हैं। गाड़ी हवा से बात करने लगती है, एक कुत्ता पीछे से भौंकता है, एक घोड़ा उछलता है, एक कैरेज झटके से पलटने वाली थी, लेकिन फॉग के चेहरे पर कोई भी हलचल नहीं। सिर्फ आखिरी कुछ मिनट थे। क्लब के बाहर भीड़ पागल हो चुकी थी। गाड़ी एक ज़ोर से रुकी। फॉग बिना रुके सीधा अंदर भागा। क्लब की घड़ी 8:44 और फिर आखिर पल में एक दरवाज़ा ज़ोर से खुला और एक शांत विश्वास भरी आवाज़ गूंजती है, मैं यहाँ हूँ, मैं आ गया। और फिर लंदन का सबसे बड़ा चेयर फिलियस फॉग जीत गया था। लेकिन कैसे एक इतना एग्जैक्ट और परफेक्ट आदमी ऐसी बड़ी गलती कर सकता है? फिलियस फॉग ने कैसे सोच लिया कि वो लंदन सैटरडे 21 दिसंबर को पहुंचा है, बल्कि वो तो फ्राइडे 28 दिसंबर को ही पहुंच चुका था। इस गलती का रीज़न बहुत सिंपल था और उसने बिना जाने ये गलती की और एक दिन जीत लिया। और ये सिर्फ इस वजह से हुआ क्योंकि पूरी दुनिया का सफ़र उसने लगातार ईस्ट वर्ड से लगाया। अगर वो वेस्ट वर्ड से लगाता तो एक दिन खो देता। जब कोई इंसान ईस्ट की तरफ सफ़र करता है तो वो सन के साथ साथ चलता है। इस वजह से जितने भी लॉन्जिट्यूड डिग्री वो क्रॉस करता है उतनी बार दिन छोटे होते जाते हैं। हमारी दुनिया 360 डिग्री की है और फॉग हर डिग्री क्रॉस करते हुए 4 मिनट एक्स्ट्रा सेव कर रहा था, जिस वजह से अगर हम 360 को 4 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 घंटे मिलेंगे, मतलब एक पूरा दिन। सीधी बात में समझे तो जब फॉग ईस्ट की तरफ जा रहा था उसने सन को 80 बार देखा, लेकिन लंदन में लोगों ने सिर्फ 79 बार देखा था। इसलिए रिफॉर्म क्लब के लोग उसका इंतज़ार सैटरडे को कर रहे थे, जबकि फॉग को लगा कि आज तो संडे है और वो शर्त हार चुका है। फॉग 20,000 पाउंड्स जीत चुका था, लेकिन असल में फॉग ने जीता क्या? पैसे नहीं, उसने लगभग 19,000 पाउंड्स खुद के पूरे जर्नी में लगा दिए थे। लेकिन एक चीज़ थी जो उसने पाई थी, ऑडा। क्या हमारी शादी अब भी तुम्हें एक्सेप्टेबल है? फॉग ने पूछा। ऑडा मुस्कुराई। मिस्टर फॉग, ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। अगर तुम नहीं होती, फॉग ने शांति से कहा, तो ये सफ़र बस एक सफ़र होता। तुमने इसे जीत बनाया है। 2 दिन बाद लंदन की सबसे अनोखी शादी हुई और पैसापटौर ने ऑडा को मंडप तक छोड़ा। क्यों? क्योंकि अगर उसने उस दिन फॉग का कॉलर ना पकड़ा होता तो ये शादी कभी नहीं होती। अगली सुबह पैसापटौर चिल्लाया, सर, हम सफ़र 78 डेज़ में भी पूरा कर सकते थे। फॉग शांत रहा और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया, क्योंकि जीत एक नया सफ़र बन चुकी थी। फिलियस फॉग अपना शर्त जीत चुका था। उसने 80 डेज़ में पूरी दुनिया का चक्कर लगा लिया। इसके लिए उसने हर तरीके का सफ़र तय किया, ट्रेन, गाड़ी, घोड़ा, हाथी, सब कुछ। और आखिर में उसने सबसे अनमोल चीज़ पाई, ऑडा, एक ऐसे इंसान जिसके साथ वो अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकता है। तो सोचिए, अगर सिर्फ इतना पाने के लिए एक बार पूरी दुनिया घूमनी पड़े तो क्या आप नहीं जाएंगे? ये नॉवल यहाँ पर ख़त्म होती है। अब तुम्हारे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर पूरी नॉवल की इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन के आ सकती हैं तुम्हारे सामने स्लाइड पे आती रहेंगी। वीडियो पॉज करके एक बार उसे पूरा रीड कर लो, क्योंकि ये तुम्हें एग्ज़ाम में काम देगा आंसर लिखते वक्त। और कमेंट सेक्शन में MCQ का लिंक मिलेगा, अपना मार्क्स कमेंट कर देना। अब जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो भी बहुत चीज़ें एग्ज़ाम में आएंगी आगे की स्लाइड में तुम्हें दिखेंगी, ये तुम एक बार रीड कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा। और वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, बहुत मेहनत लगी है इसे बनाने में।